T2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। ठीक है, क्लियर बात। x प्लस वाई प्लस रूट टू बराबर 0, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन। एक बच्चा कह रहा है सर मुझसे आरपीपी नहीं बनते। अच्छा तू एक चीज बता, क्या तुझसे बाकी सब्जेक्ट्स के पुराने चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं? बता यार, है ना। मुझसे आरपीपी नहीं बनते, क्या तुझसे पुराने चैप्टर्स के बाकी सब्जेक्ट्स में, मान लो केमिस्ट्री उठा ले, फिजिकल केमिस्ट्री का कोई पहला चैप्टर जो हुआ था उसका सवाल उठा ले, तुझसे बन जाएगा क्या? नहीं भाई, रिवीजन करके फिर सवाल अटेम्प्ट करेगा तो सवाल बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। क्यों सर? रिवीजन कैसे करना है भाई? इतनी बार बता लिया, रिवीजन के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लास नोट जो हैंड रिटन नोट दिए उन्हीं को एक बार पढ़ लो और फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, अपने आप क्वेश्चन बनेंगे। सिर्फ चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाते रहने से कुछ नहीं होगा। और ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ है, ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ है। हाँ नहीं बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे। अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे सब्जेक्ट के, है ना, अगर आप रेगुलर टच में रहेंगे सब्जेक्ट के। सर बाकियों से तो बन जा रहे बेटा, बाकियों से तो ना बन जाते, बाकियों से तो ना बन जा रहे बेटा। हाँ बाकियों से बेटा इसलिए बन जा रहा है क्योंकि वो रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो रिवाइज कर रहे हैं। और हम आपको क्या करते हैं, हम आपको रोज आरपीपी दे देकर परेशान करते हैं। बाकी टीचर्स आपको परेशान नहीं करते रोज आरपीपी दे देकर, क्यों? वो तो तस्वीर एक ही दिन दिखाएंगे, है ना। हाँ हम आपको रोज आरपीपी देकर रोज परेशान करते हैं, रोज तुम्हें कहीं ना कहीं तुम्हारे दिमाग में यह बात डालते हैं कि भैया क्लास नोट्स पढ़ लो, एक बार रिवाइज कर लो, जो हैंड रिटन नोट्स हैं उन्हें रिवाइज कर लो, फिर चैप्टर कर लो। अगर तुम कहो तो हम तुम्हें यह खौफ देना बंद कर दें, है ना। हाँ क्योंकि असल में क्या होता है, जब कभी कबूतर बिल्ली को देखता है तो पता है कबूतर क्या करता है? कबूतर उड़ता नहीं है, कबूतर ज्यादातर उड़ता नहीं है, कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसको लगता है मैंने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली मुझे मैं बिल्ली को नहीं देख पा रहा तो बिल्ली मुझे भी नहीं देख पाएगी। और अल्टीमेटली होता क्या, बिल्ली आकर खपाक से उठा के ले जाती है ना। ठीक है ना। तो यहां पर तो मैं यहां पर एक चीज आपको सीधा सीधा बताऊं, मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं रोज असलियत दिखाने वाले लोगों में से हूं। मैं रोज आपको यह महसूस कराता हूं कि अभी भी कमी है, अभी भी महसूस करो, अभी भी तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, मैं रोज दिखाता हूं। क्यों? क्योंकि मैं आपको सिर्फ केटीके नहीं देता, जब आपको उनके सॉल्यूशंस दिखते हैं दूसरे बच्चों के द्वारा किए गए तो तुम्हें लगता है दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। एक ना कहीं वो एक मोटिवेशन फैक्टर भी आता है ना, कि वो कहां से कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पाते। अब एक काम ये भी कर सकते हैं हम कि भाई सवाल का एक पूरा पीपीटी बना के दे दो, 70-80 सवाल एक बार में लगा के दे दो, है ना। मैं क्या करता हूं, मैं रोज 5-10 पुश करता रहता हूं, टीएच की फॉर्म में, केटीके की फॉर्म में। उसकी जगह ज्यादा अच्छा मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ ये करना चाहिए, मुझे 70 सवाल की एक पीपीटी दे देनी चाहिए बस, और तुम करते रहो, आराम से करते रहो करते रहो करते रहो। फिर उसका 5-10 दिन बाद डिस्कशन कर देना चाहिए मुझको। फिर क्यों? तब तक तुम्हें डाउट भी याद नहीं रहेंगे, तब तक तुम्हें पता भी नहीं होगा, डर भी नहीं लगेगा, चैप्टर बड़ी स्मूथली गुजर जाएगा। ये सारी टेक्निक मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं। हाँ ये करता नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा बेटर है कि जब इंसान को रोज समझ में आता है कि हाँ भाई मुझे और मेहनत की जरूरत है, और मेहनत की जरूरत है, रोज दिखाया जाए तो डेफिनेटली ऐसा होता है। किसी भी ऑफलाइन क्लास में, किसी भी ऑफलाइन में जो तुम्हारे साथ बच्चे पढ़ रहे होंगे ना, उनसे पूछ के देखो कि तुम्हारा क्लास का शेड्यूल कैसे होता है, तो वो पता सबसे पहली चीज क्या कहेगा। सबसे पहले सर आते हैं, होमवर्क डिस्कस करते हैं और पूछते हैं कौन कौन से हो गए, कौन कौन से नहीं हुए। जो जो नहीं हुए सर सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद सर हमें पढ़ाते हैं और फिर हमें सर होमवर्क देके जाते हैं। और तुम मेरा शेड्यूल देख लो, और तुम मेरा शेड्यूल देख लो यहां आकर पढ़ाने का, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पर ऑफलाइन वाला जो क्लास है वही चीज यहां क्रिएट कर रहा हूं, वही चीज यहां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा यही रहेगा, ज्यादा अच्छा यह रहेगा कि मैं केटीके टीएच देकर बंद कर दूं, केटीके टीएच देना, एक साथ ही 50-60 सवालों की पीपीटी दे देता हूं चैप्टर खत्म होने के बाद, ताकि चैप्टर खत्म हो जाए स्मूथली, बीच में चूं चांची ना सुनने को मिले ज्यादा। ऐसा सही रहेगा, मेरे ख्याल से ऐसा सही रहेगा, है ना बेटा, ऐसा सही रहेगा, ऐसा सही रहेगा बेटा। नहीं बेटा बताओ तो सही, मैं ऐसा कर दूंगा। मुझे ज्यादा मुश्किल होती है, मैं रोज साल सवाल चुन चुन के 5-5 7-7 सवाल रोज लगाता हूं, रोज तुम्हारे सॉल्यूशन देखता हूं, उसमें गलतियां देखता हूं, उसमें देखता हूं कहां गड़बड़ है। कई बार बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, मुझे पता नहीं चलता, फिर अगले दिन पता चलता उसने गड़बड़ कर रखी है, फिर यहाँ के बताता हूँ भैया उसने गड़बड़ कर रखी। मैं बेवकूफ हूं भाई, बेवकूफ तो मैं हूं यार, तुम सारे समझदार हो। तुम कहो तो तुम्हें अच्छा फील करवाना है, तुम बताओ, आई विल मेक यू फील गुड। मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, तुम्हें लगेगा वाह गणित ही सबसे अच्छा सब्जेक्ट है, गणित ही सारा बन रहा। बताओ ऐसा करना है क्या माहौल क्रिएट? मैं कर देता हूं, मैं बिल्कुल कर दूंगा ऐसा माहौल क्रिएट, वादा करता हूं तुमसे, वादा करता हूं। करना क्या है, जैसे सवाल क्लास में करा है वैसे सवाल मैं घर में करने को दे दूंगा, 10 सवाल करने को दूंगा, तुझसे 10 के 10 बन जाएंगे। वाह सर मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। जहां मुश्किल सवाल आएगा उससे ऐसा सवाल एक मैं क्लास में करा दूंगा, फिर वही मुश्किल सवाल तू घर में जाके कर लियो, तुझे लगेगा वाह सर मुझसे तो अब एडवांस का क्वेश्चन भी बन गया सर। तो बता ऐसा करना है क्या? मैं ऐसा भी कर दूंगा, मैं कर सकता हूं ऐसा भी, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। मैं तुझे, तेरा दिमाग बिल्कुल अपाहिज बना दूंगा, तुझे खुद से सोचना ही नहीं पड़ेगा, खुद से सोचना ही नहीं पड़ेगा। और तुम वही चाहते हो शायद, शायद तुम वही चाहते हो। नहीं भाई, तुम शायद वही चाहते हो। यहां अगर मैं रोज रिकैप देता हूं, ज्यादातर जब 1.5 घंटे की क्लास थी तो मैं कोर्स भी खत्म कर लूं समय पर, आरपीपी के सॉल्यूशन भी समझा दूं अगर नहीं आया तो कुछ,
टीएच के सॉल्यूशंस भी हाँ मैं डिस्कस कर दूं, कुछ सवाल जो नहीं, केटी के भी डिस्कस कर दूं, स्कोर्स भी समय पे चला लूं, 1.5 घंटे की क्लास में भी सब कुछ कर दूं भाई। मैं इंसान हूं, देवता नहीं। तू आके कर ले यहां पे, तेरे बस का है तो, है भाई, तू आके कर ले यहां पर। मतलब यार हद होती है बर्दाश्त करने की भाई। तुम तो साला सिर पर ही आदमी के, है बे? नहीं, तुम्हें खुश रखना है, मैं खुश रख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आई विल कीप यू हैप्पी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। एक्स प्लस वाई प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0, देन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। बताओ भाई कॉरस्पॉन्डिंग लाइन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होगी? सर ये होगी एक्स प्लस वाई। अबे जाके कभी ऑफलाइन वालों से पूछो उनका स्केड्यूल क्या होता है, उनकी क्लास कैसे होती है, और तुम उस क्लास को मेरी क्लास से मिला के देखो, तुम्हें समझ में आएगा हम एग्जैक्टली उसी मैनर में चलते हैं। लेकिन तुम गधों को तो बताने की जरूरत पड़ती है। सबसे बड़ी बात यही है, यहां इतने बड़े बड़े गधे बैठे हैं, इनको बताना पड़ता है कि बेटा सामने वाला तेरे लिए क्या कर रहा है। इनको एहसास नहीं होता इस बात का, क्योंकि एहसास होता है इंसानों को, और ये सब के सब पत्थर हैं, पत्थर। हाँ ये पत्थर हैं सारे के सारे। ये हो गया भाई। हाँ यहां पर आ गया सर कॉस कितना आएगा भाई? सर दोनों नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट, 5 पाई/4 एक्स प्लस साइन 5 पाई/4 एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अरे तुम जाओ, तुम हमारा, है ना। देन द कॉरस्पॉन्डिंग लाइन नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म में लाइन क्या होगी वो लिख दी मैंने, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन, ये लिख दिया यहां पर, वहां जगह नहीं है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। मेरे साथ पढ़ने में दिक्कत यही होती है बच्चों को, क्योंकि उन्हें रोज हम दिखाते हैं औकात, औकात इन द सेंस वैसे नहीं, औकात कि भैया देख अभी भी तू बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा लिखा, अभी भी और मेहनत की जरूरत है। रोज औकात दिखती है, अभी भी मेहनत करनी है और मेहनत करनी है। उन्हें कभी भी वो पूर्णता वाली फीलिंग हम आने नहीं देते। उन्हें कभी नहीं लगता कि हमारी तैयारी कंप्लीट है, क्योंकि हमें पता है जो हमारे साथ लगातार चल रहा है ना, अगर वो अपने आप को गधा भी मानता है, मैं सच कहता हूं बेटा, तू अपने आप को गधा भी मानता हूं ना, तू बाहर के घोड़े से भी ज्यादा अच्छा है। हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं तुझको। धनराज रंजन कह रहे हैं छोली छल। बेटा ये फालतू के जो ड्रामे है ना, ये हमें भी करने आवे हैं। छोली छल अपने बाबू सोना को बोलिए, यहाँ ना बोल, बकवास ना कर यहाँ पर। ये आ गया -√2 और ये भी -√2, और स्लोप कितना? स्लोप आ गया -1। दैट इज इट। चलो भाई हो गया। अब आते हैं होमवर्क डिस्कशन पर। कई लोगों को आरपीपी 2 में डाउट है, कई लोगों को आरपीपी 2 में डाउट है। लेट अस डिस्कस दिस। लेट अस डिस्कस दिस। यहां पर लिखा है 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, 4 tan इनवर्स ऑफ एक्स का स्क्वायर। मेरे ख्याल से यार मैं सही में, मुझे अगले साल से पढ़ाने का स्टाइल ही बदल दूंगा बिल्कुल। मैं सही कह रहा हूँ, इस साल तो मैंने पढ़ा दिया जो पढ़ा दिया, अगले साल से सिर्फ पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ खुश रखूंगा तुम बच्चों को, वो ज्यादा अच्छा होता है। बच्चों को खुश रखो। दे शुड नेवर नो दैट दे डोंट नो, दे शुड नेवर नो दैट दे डोंट नो। उन्हें कभी पता ही मत लगने दो कि वो गधे हैं। और हम तो साला सबसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं, रोज की रोज दिखा रहे हैं, देख अभी भी मेहनत करने की जरूरत है, देख अभी भी तू गधाई है, देख और मेहनत कर, देख बाकी लोग कर रहे हैं, देख 2 लोग सोल्यूशन करके भेज रहे हैं, तू क्यों नहीं कर रहा। ये रोज एहसास दिलाते हैं, इसलिए हम बुरे हो जाते हैं, इसलिए हम बुरे हो जाते हैं। अब ये टेक्निक हमें भी अपनानी पड़ेगी बेटा। सही कह रहा। तो सर 2t-3, और जहां इंसान को एहसास दिलाना पड़े ना सामने वाले को, तो समझ जाना वो आदमी बेकार है सामने वाला। अगर मुझे एहसास दिलाना पड़ता है ना तुमको कि मैं क्या कर रहा हूं तुम्हारे लिए, तो फिर वो आदमी बेकार है। हाँ ऐसे आदमी के लिए कभी कुछ करना नहीं चाहिए। चलो भाई अब आगे आ जाओ। ये है हाफ से लेकर 3/2, और टी क्या है? tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स लाई करता है हाफ से 3/2। एक कह रहा लक्ष्य वाला को क्या होगा, लक्ष्य वाला को क्या होगा तू पहले अपना तो सोच ले, तेरा क्या होगा। हाँ इस केस में कितना आएगा? इस केस में जो लिखा हुआ है, इस केस में जो लिखा हुआ है हाफ से 3/2, गौर से देखो ये 3/2 π/2 से छोटा है, तो ये हाफ से लेकर 3/2, 3/2 माइनस π/2 से π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि 3/2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.5, और π/2 था 1.57, 1.57, ठीक है ना, 1.57। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी tan हाफ से लेकर tan 3/2। यार बेवकूफ सच में मैं हूं। अब मान ले मैं आरपीपी डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं क्लास में मान लो इसको करने में मुझे 15 से 20 मिनट या आधा घंटा लगेगा दोनों आरपीपी करने में। अगर मैं ना करूं तो ज्यादा अच्छा है, क्लास भी समय पर खत्म हो जाएगी, क्लास एक्सटेंड भी नहीं होगी, 1.5 घंटे में क्लास खत्म हो जाएगी। मेरे ख्याल से तुम्हें ऐसी प्रोफेशनल लोगों की जरूरत ज्यादा है। हाँ क्योंकि तुम सिर्फ ऑनलाइन वाले जो लोग हैं, तुम सिर्फ खुश रहना जानते हो, रीले देख ली हैं, स्ट्रैटेजियां देख ली जाके यूट्यूब पे कि कैसे 1 महीने में आईआईटी क्रैक करें। पढ़ाई के वीडियो में इनके ये वॉच नहीं करेंगे, इनको वहां चूरण वाले जो वीडियो होता है ना वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, हाउ टू गेट 315 डेज, इनको वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये बात समझ में आ रही है, धीरे धीरे आ जाएगी, धीरे धीरे हमारी समझ में, ठीक है। हाँ और वो दिखता भी है, साफ दिखता है। अगर आप कभी ऐसा वीडियो देखो जिसमें कोई टीचर पढ़ा रहा हो
और एक ऐसा वीडियो देखो जिसमें स्ट्रैटेजियों बांटी हो, स्ट्रैटेजियों वालों के वीडियोस के व्यू देखो और उसके व्यू देखो, तुम्हें अंतर दिख जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा किस किस्म के क्राउड है ऑनलाइन में, अपने आप दिख जाता है। नहीं भाई, सही कह रहा हूं ना मैं, सही कह रहा हूं मैं। यहां आ जाओ, यहां है कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, 4 कॉट इनवर्स ऑफ एक्स माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स का, अब मैं देखो इसमें तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता हूं जो कभी तुम्हें पता नहीं चल सकती, जो सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस में ही पता चलती हैं बच्चों को, लेकिन तुम्हें यहां जब हम डिस्कस करते हैं, देखो बच्चों ने करके भेजा, इसके फैक्टर हुए कॉट एक्स, कॉट इनवर्स एक्स -3 और कॉट इनवर्स ऑफ एक्स -1 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से कॉट इनवर्स ऑफ एक्स की रेंज आ गई 1 से 3। अब तुम्हें पता है कई बच्चों ने क्या लिख दिया है, tan इनवर्स ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 1/3 से 1। बताओ भाई ये सही है या गलत है? बहुत सारे बच्चों ने करके भेजा, एक दो ने नहीं, काफी सारे बच्चों ने ऐसे करके भेजा। जल्दी से बताओ क्या ये सही है गलत है, क्या यह सही है या गलत है? बताओ क्या यह सही है या गलत है? हाँ बताओ। कई लोगों ने ऐसे किया है, कई लोगों ने ऐसे किया है। अब वो लोग खुद कमेंट बॉक्स में लिख दें हाँ सर हमने ऐसा किया, ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स यहां से यहां तक है 1 से 3, डेफिनेटली ये सबसेट है 0 से पाई का, पाई का, इट इज सबसेट ऑफ 0 टू पाई, तो यानी कि ये इसकी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो एक्स हो जाएगा कहां से कहां तक सर, कॉट 3 से लेकर, कॉट 3 से लेकर कॉट 1, कॉट 3 से कॉट 1, ये आ जाएगा, क्योंकि कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो साइन इनइक्वालिटी रिवर्स, ये कॉट 3 हो जाएगा, ये कॉट 1। कईयों ने कॉट 1 से कॉट 3 भी लिख रखा है, कईयों ने कॉट 1 से कॉट 3 भी लिख रखा है। अब ये गलतियां तुम्हें ऑनलाइन में कभी नहीं पता चलती, कभी नहीं पता चलती, क्यों? टीचर तुम्हारा सॉल्यूशन देख ही नहीं पाता, लेकिन हम यहां देख रहे हैं, हमें दिखता है, हम देखते हैं जब सॉल्यूशन आता है तो बच्चों के क्या क्या बच्चों के दिमाग में चल रहा है ये दिखता है, यहां पर देख रहे हो। हाँ लेकिन हम बेवकूफ ही हैं, हमें इतना नहीं परवाह करनी चाहिए। क्लियर हो गया भाई? हाँ सर, कॉट 3 और कॉट 1 आ गया अपने पास, कॉट 3 और कॉट 1। अब जरा आगे देखें, इन दोनों क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। 3 रेडियन है तो ये कॉट 3 कैसा नंबर है सर, नेगेटिव नंबर है। कॉट 3 कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। और अगर मैं टैन का ग्राफ देखूं और कॉट का ग्राफ देखूं, दे बोथ इंटरसेक्ट एट, दे बोथ इंटरसेक्ट एट π/4, ये दोनों π/4 पर इंटरसेक्ट करते हैं जो कि 0.77 है लगभग। और साथ में ये है, दोनों π/4 पर इंटरसेक्ट करते हैं, दे बोथ इंटरसेक्टेड π/4। तो दैट इज द ग्राफ ऑफ कॉट, सॉरी मैंने टैन बोला हो शायद गलती से, तो ये ग्राफ है कॉट का, एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ टैन, दिस इज द ग्राफ ऑफ टैन, एंड बोथ ऑफ देम इंटरसेक्टेड π/4, बोथ ऑफ देम इंटरसेक्टेड π/4। ये y इक्वल टू tan x है और ये y इक्वल टू cot x है। तो आपको पता है जो 3 रेडियन होगा वो पाई से थोड़ा पहले होगा, वो पाई से थोड़ा पहले होगा। ये वाला एंगल π/2, यहाँ ये π/2 है भाई, ये समझ जाना चाहिए आपको, ये π/2 है। तो 3 जो होगा वो इससे थोड़ा पहले होगा, तो कॉट का वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, कॉट 1 पॉजिटिव है, लेकिन कॉट 1 और tan 3/2 ये π/2 है। कौन बड़ा होगा, कौन बड़ा होगा, जल्दी से बताओ सर। ये है, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है तो जरा देखो, यहां है tan हाफ, tan हाफ, ये है tan कॉट, ये है कॉट 3 जो कि नेगेटिव है, और फिर अगला है कॉट 1, कॉट 1, और फिर tan 3/2, क्योंकि π/4 के बाद tan टेक्स द लीड, π/4 के बाद, π/4 का मतलब 0.77 रेडियन के बाद tan बड़ा हो जाता है कॉट से, और π/2 तक ऐसा रहता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, तो अब अगर देखा जाए तो यहां से लेकर यहां तक ये है बिल्कुल, और दूसरा है tan हाफ से लेकर tan 3/2, tan हाफ से लेकर ओपन, tan हाफ से लेकर tan 3/2, tan 3/2, तो कॉमन रीजन आएगा ये वाला। तो आंसर क्या आ गया सर, आंसर आ गया है tan हाफ से cot 1, tan हाफ से cot 1। क्या यही आंसर दिया था या कुछ और दिया था? क्या यही आंसर दिया था, tan हाफ पर ओपन cot 1 पर क्लोज्ड, ऐसा आया, यही आंसर था क्या भाई? हाँ, tan हाफ से cot 1। इज दिस क्लियर? क्या यह समझ में आया, यह क्लियर हुआ? फिर एक सवाल और था, एक सवाल और था, वो था यह वाला सवाल आरपीपी में, एक सवाल और था भाई, आरपीपी में एक सवाल और भी दिया था हमने, एंड दैट वाज दिस, एक सवाल ये रहा आरपीपी 3, वो यहीं सॉल्व कर देता हूं मैं। आरपीपी 3 है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच इट पोजेसेस अ रियल सॉल्यूशन, इट पोजेसेस अ सॉल्यूशन। पता नहीं लोगों ने इसमें क्या क्या भेड़ रखा है, कहां से टीपा मुझे नहीं पता, गूगल से टीपा, कहां से टीपा आई डू नॉट नो। ये है cos इनवर्स ऑफ x का पावर 1, cos इनवर्स x से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 cos इनवर्स ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू a cos इनवर्स ऑफ x। अब कहीं कहेंगे ये तो हो गया, हाँ बेटा तूने गलत कर रखा है, ठीक है, जितनों ने भी कर रखा है। क्लियरली cos इनवर्स ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, cos इनवर्स ऑफ x 0 नहीं होना चाहिए। अगर cos इनवर्स ऑफ x 0 हो जाए, इफ cos इनवर्स ऑफ x
इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ए 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब ए 0 नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? हाँ, ये बात क्लियर हो गई? बिल्कुल सर, यह बात क्लियर हो गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको लेकर चलते हैं। ये हो गया 2 cos इनवर्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा। इसको 2t स्क्वायर माइनस 2at माइनस 8 प्लस ए टी और माइनस ए स्क्वायर आएगा यार, ये है ना, हाँ माइनस ए स्क्वायर आएगा इक्वल टू 0। माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या आया? 2t, टी माइनस ए प्लस ए टी माइनस ए बराबर 0। तो t की वैल्यू सर टी माइनस ए और 2t प्लस ए, ये आ गया बेटा बराबर कितना? 0। तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ गई सर? t की वैल्यू आ गई a और एक आ गई माइनस ए बाय 2। एक आ गई a और एक माइनस ए बाय 2। जरा देखना यार मैंने सही लिखा है? इज दिस यही आ रही है रूट्स? यही आ रही है? ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और यहां से cos इनवर्स ऑफ x या तो a होगा या फिर cos इनवर्स ऑफ x बराबर माइनस ए बाय 2 होगा। जरा चेक कर लो यार, यही था ना, यही रूट सारी थी। चलो ठीक है, तो यहां से cos इनवर्स ऑफ x बराबर a, तो यहां से a बिलोंग्स टू 0 से पाई, a की रेंज आ गई 0 से पाई इधर, और यहां से a आ गया a बिलोंग्स टू a बाई 2 बिलोंग्स टू माइनस, सॉरी 0 से पाई लिख दें, माइनस ए बाई 2 बिलोंग्स टू 0 से पाई। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 से, तो a बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस 2 पाई से 0। अब आंसर क्या है? दोनों का यूनियन। तो आंसर क्या हो जाएगा फाइनली? फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों का यूनियन, बिकॉज या तो ये या फिर ये। तो ए विल बिलोंग टू किसको बिलोंग करेगा सर? माइनस 2 पाई से पाई, लेकिन एक्सेप्ट 0। एक्सेप्ट 0 क्यों? क्योंकि सर ए 0 नहीं हो सकता। तो माइनस 2 पाई से पाई एक्सेप्ट 0। तो दैट वुड बी द आंसर। दैट वुड बी द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट आरपीपी था। अब मैं आरपीपी देना कल से बंद कर दूंगा। अब मैं आरपीपी दूंगा ही नहीं बस अब, क्योंकि आरपीपी शायद उसके कारण से, ये देखो ये दिया था, ये मैंने ही सॉल्व कर दिया पूरा का पूरा। आपको पीडीएफ में अच्छे से दिखाई दे जाएगा। आई हैव सॉल्व्ड इट माई सेल्फ। ठीक है, ये पूरा मैंने ही सॉल्व कर दिया। चलिए बस इतना ही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हें होमवर्क करने का टाइम नहीं मिल रहा, तो फिर इतना होमवर्क देके भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? हाँ नहीं देंगे फिर। अब जरा ये देख लो, ये एक सवाल दिया था जेई मेंस 25। ठीक है, हाँ अब जरा ये देखो, लेट पॉइंट P अल्फा कॉमा बीटा बी एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ दीज टू लाइंस, P1 P लाइज बिलो। तो पहले तो ये यूनिट डिस्टेंस पर है दोनों से, तो अल्फा बीटा का इसका डिस्टेंस कितना होगा? हमने बताया था जब भी किसी पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं वह हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो अपॉन 5 बराबर 1। और इसी तरीके से 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन 10 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1। ऑल्सो P1 लाइज अबव, P लाइज बिलो, P लाइज बिलो L1। ये L1 के नीचे है, तो अगर ये L1 के नीचे है तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए। Lx1y1 अपॉन b शुड बी लेस देन 0 एंड P लाइज अबव, P लाइज अबव L2। अबव L2 का मतलब क्या हुआ? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन 6 ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव नंबर हो गया 8 अल्फा प्लस, का डिस्टेंस लेते हैं वह हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो अपॉन 5 बराबर 1। और इसी तरीके से
से 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन 10 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू 1. ऑल्सो P1 लाइज अबव, P लाइज बिलो L1. ये L1 के नीचे है, तो अगर ये L1 के नीचे है तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए. Lx1y1 अपॉन b शुड बी लेस देन 0 एंड P लाइज अबव L2. अबव L2 का मतलब क्या हुआ? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन 6 ग्रेटर दैन 0. इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव नंबर हो गया. 8 अल्फा प्लस 6 बीटा, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11, ये कैसा नंबर हो गया सर? पॉजिटिव नंबर हो गया. ये पॉजिटिव नंबर हो गया, यानी ये तो है पॉजिटिव. और यह है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12, ये जो नंबर है ये हो गया नेगेटिव. नहीं, ये भी पॉजिटिव हो गया. दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें, दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव. तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों के दोनों L1 के नीचे है, तो अगर ये L1 के नीचे है तो 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 अपॉन माइनस 4, ये लेस देन 0 होना चाहिए. Lx1y1 अपॉन b शुड बी लेस देन 0 एंड P लाइज अबव L2. अबव L2 का मतलब क्या हुआ? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 अपॉन 6 ग्रेटर दैन 0. इसका मतलब हुआ ये पॉजिटिव नंबर हो गया. 8 अल्फा प्लस 6 बीटा, 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11, ये कैसा नंबर हो गया सर? पॉजिटिव नंबर हो गया. ये पॉजिटिव नंबर हो गया, यानी ये तो है पॉजिटिव. और यह है 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12, ये जो नंबर है ये हो गया नेगेटिव. नहीं, ये भी पॉजिटिव हो गया. दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करें, दिस ऑल्सो बिकम्स पॉजिटिव. तो इसका मतलब यह हुआ कि यह दोनों के दोनों एज इट इज खुल जाएंगे. तो जब ये दोनों के दोनों एज इट इज खुल जाएंगे तो हम यहां से यहां पर यह कह सकते हैं दिस बिकम्स 3 अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 12 बराबर कितना? 5. और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 बराबर 10, क्योंकि मॉड ऐसे कैसे खुल जाएंगे. अब अल्फा बीटा सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा. क्लियर हो गई ये बात? क्या यह बात समझ में आई? हाउ यू कैन सॉल्व दिस? अब इसमें एक ये वाला सवाल देखो. इसमें पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत आ रही है. कई गधों ने तो पता क्या किया है, यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रखी है, ये नॉर्मल ऑन द लाइन मिरर. इसको उन्होंने क्या किया, इसको दिक्कत, माइनस 4 बीटा प्लस 12 बराबर कितना? 5. और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 8 अल्फा प्लस 6 बीटा प्लस 11 बराबर 10, क्योंकि मॉड ऐसे कैसे खुल जाएंगे. अब अल्फा बीटा सॉल्व कर लो, अब हो जाएगा. क्लियर हो गई ये बात? क्या यह बात समझ में आई? हाउ यू कैन सॉल्व दिस? अब इसमें एक ये वाला सवाल देखो. इसमें पता नहीं लोगों को क्या दिक्कत आ रही है. कई गधों ने तो पता क्या किया है, यहां पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल दे रखी है, ये नॉर्मल ऑन द लाइन मिरर. इसको उन्होंने क्या किया, इसको लाइन मिरर मान लिया और फिर उसके बाद परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसका इक्वेशन निकाल रहे नॉर्मल का अलग से, यानी वो इसको लाइन मिरर मान रहे. और फिर पता क्या लिख रहे कमेंट बॉक्स में, मेरा आंसर तो ये आ रहा है, क्या तुम्हारा आंसर भी यही आ रहा है? फिर दूसरा एक और गधा आ रहा दूसरी दूर से, कह रहा हाँ बीरो मेरा आंसर भी यही आ रहा है. अबे तुम दोनों गधे हो. यह नॉर्मल लाइन दे रखी है, तुमने इसको क्या सोच लिया, ये लाइन मिरर. अबे पढ़ के तो देखो, यहां लिखा है एंड स्ट्राइक्स द लाइन, एंड स्ट्राइक्स अ लाइन मिरर इफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑन द लाइन मिरर इज दिस. तो बहुत सारे गधे ऐसे भी हैं, उन्होंने इसको क्या मान लिया, इसको लाइन मिरर मान लिया और फिर नॉर्मल की इक्वेशन निकाल रहे, उसमें इमेज निकाल रहे जो सर ने बताई थी, और फिर आपस में कह रहे सर ने शायद गलत बताया है. अबे गधो, मतलब खुद, मतलब ऐसे ऐसे गधे हैं. बीरो मेरा आंसर भी यही आ रहा है जो तुम्हारा आ रहा है, दोनों मेथड से आंसर डिफरेंट क्यों आ रहा है? बीरो इसलिए डिफरेंट आ रहा है कि बीरो तुम दोनों गधे हो. बीरो हाँ, दोनों मेथड से हो गया, लेकिन गधे क्या कर रहे हैं इसमें, गधे पता क्या कर रहे हैं, गधे इसको क्या कर रहे हैं, गधे इसको मान रहे हैं लाइन मिरर.
इसको लाइन मिरर, क्योंकि उन्होंने लिखा देख लिया लाइन मिरर, बस खत्म। अकल पर पत्थर पड़ गया, ये वर्ड पढ़ लिया लाइन मिरर, तो सोच लिया यही लाइन है। अबे गधो, पूरा तो पढ़ लिया करो क्वेश्चन कम से कम है? उसके बाद एक दूसरे को फिरो, बेटा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है लौंडा, कतई आग लगा देगा आईआईटी में जाते ही। यहां पर यह है x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0, और यह है 2x प्लस 3y। मैं यहां सॉल्यूशन लेके आता, वैसे तो वही सॉल्यूशन लगा के दिखाता तुमको, और नीचे वो कमेंट भी दिखाता तुम्हें, यस ब्रो, लेकिन मैं लगाया नहीं। मैंने सोचो छोड़ो यार, सार्वजनिक बेइज्जती करके किसी का क्या फायदा। बात समझ में आ रही है भैया? ये नॉर्मल है। तो मैंने यहां पर तुम्हें एक पॉइंट बताया था 3,0, और मैंने मेथड 1 बताया था, इसका इसमें रिफ्लेक्शन ले लो। और बिरो नीचे लोगों ने कर रखा है इसको, समझे बिरो? हाँ, यहां लोगों ने इसका रिफ्लेक्शन लेकर इस पर पॉइंट निकाला और ये पॉइंट निकाल लिया था, आ जाता आराम से। तो बिरो तुम्हारा आंसर इसलिए नहीं आ रहा बिरो, क्योंकि यह नॉर्मल थी बिरो, तुमने इसको लाइन मिरर ले लिया, लाइन मिरर ले लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा ये देख लो भाई, एक सवाल, एक सवाल ये देखो, लोकस ऑफ इमेज। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। अब तो कर लोगे भाई, ये अब तो कर लोगे जिनका आंसर नहीं आता बिरो। यस बिरो, कैन यू डू इट बिरो? यस, इज इट करेक्ट बिरो? यस इट इज करेक्ट बिरो। अब आगे आ जाओ, लोकस ऑफ इमेज ऑफ द पॉइंट 2,3 इन दिस लाइन। असल में वो कह रहा है इमेज, लोकस ऑफ इमेज ऑफ 2,3 इन दिस लाइन। गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, यह असल में देखा जाए तो यह फैमिली ऑफ लाइंस लिखी हुई है, ये एक लाइन नहीं तो सर, लेकिन उसने तो लाइन लिखा, बिल्कुल है तो ये लाइन ही, बिल्कुल है तो ये लाइन ही, लेकिन यह लाइन के हिसाब से चेंज होती रहेगी। जैसे आप के को चेंज करोगे तो लाइन बदलती जाएगी। यानी ये कहना चाह रहा है कि जो हम लाइन की बात कर रहे हैं वो कौन सी लाइन है? जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, द लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। ये उस लाइन की बात कर रहे हैं, ये उस लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है? हाँ सर, ये उस लाइन की बात कर रहे हैं। तो किस लाइन की बात कर रहे हैं? ये उस लाइन की बात कर रहे हैं जो यहां से इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास होती है। किन के इंटरसेक्शन से? 2x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। तो बिरो जरा इनके इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो बिरो, हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट बताओ बिरो। और यह वो लाइन है, ये लाइन है जो दोनों प्लस के करके आ रही है। यहां पर एक पॉइंट है 2,3, मान लो कहीं पर भी, जैसे ये ले लिया p 2,3। अब 2,3 का हमने इसमें इमेज लिया। अब जरा समझो कि लोकस कैसे जनरेट होगा, लोकस कैसे जनरेट होगा। ये इमेज है p डैश h कॉमा के, हमें इमेज का ही लोकस निकालना है, हमें इमेज का ही लोकस निकालना है, इमेज का ही लोकस निकालना है। वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ दिस इमेज ओनली। ये इसका इमेज है इसमें, ठीक है? हाँ, अब देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लोगों से सही नहीं निकाले जा रहा। कहीं कह रहे 1,2, 1,2, और कहीं कह रहे 1,-1। वैसे तो जहां तक 1,2 आएगा, 1,2 ही लग रहा है सेटिस्फाई करता हुआ। 6 4 और 2 6 और 1,2 4, हाँ 1,2 आ गया। अब एक ने बीच में 1,-1 भी लिखा था। ये क्या इंजीनियर बनेगा रे तू, है भाई? अब जरा इधर आ जाओ। आजकल लोगों को सच्चाई बताना गुनाह है, सच्ची बात मैं बता रहा हूं तुम लोगों को। बेटा जिंदगी में कुछ भी करना, किसी को किसी की सच्चाई मत बताना बस, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चाई बता दी उसको उसकी, उस दिन वो तुम्हारे खिलाफ बोलेगा। और हम ये काम रोज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम। अब जरा यहां आ जाओ, ये पॉइंट है एच कॉमा के, यह पॉइंट है एच कॉमा के, ठीक भाई? अब जरा देखो लोकस कैसे जनरेट होगा। यह जो लाइन है, यह लाइन एक वेरिएबल लाइन है, क्योंकि के चेंज होगा तो लाइन चेंज होगी। जब लाइन चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है, जब इमेज लोगे इस पॉइंट का उस लाइन में, तो इमेज हर बार चेंज होती जाएगी, और जब इमेज हर बार चेंज होती जाएगी तो इमेज इन अ वे विल मूव, क्योंकि एक पॉइंट हो गया, फिर अगला पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? एज अ वेरिएबल लाइन, एज दिस लाइन वेरीज, जैसे जैसे ये लाइन वेरी करती है तो इमेज भी वेरी करती जाती है। जब इमेज वेरी करती जाती है तो इट विल मूव ऑन अ पाथ, एंड दैट पाथ विल बी द लोकस। हमें उसी की इक्वेशन बतानी है, हमें उसी की इक्वेशन बतानी है। जब कोई और हम ये काम रोज कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं हम। अब जरा यहां आ जाओ, ये पॉइंट है एच कॉमा के, यह पॉइंट है एच कॉमा के, ठीक भाई? अब जरा देखो लोकस कैसे जनरेट होगा। यह जो लाइन है, यह लाइन एक वेरिएबल लाइन है, क्योंकि के चेंज होगा तो लाइन चेंज होगी। जब लाइन चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है, जब इमेज लोगे इस पॉइंट का उस लाइन में तो इमेज हर बार चेंज होती जाएगी, और जब इमेज हर बार चेंज होती जाएगी तो इमेज इन अ वे विल मूव,
क्योंकि एक पॉइंट हो गया, फिर अगला पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अ वेरिएबल लाइन, एज दिस लाइन वेरीज, जैसे जैसे ये लाइन वेरी करती है तो इमेज भी वेरी करती जाती है। जब इमेज वेरी करती जाती है तो इट विल मूव ऑन अ पाथ एंड दैट पाथ विल बी द लोकस। हमें उसी की इक्वेशन बतानी है, हमें उसी की ठीक भाई। अब जरा देखो लोकस कैसे जनरेट होगा। यह जो लाइन है, यह लाइन एक वेरिएबल लाइन है, क्योंकि के चेंज होगा तो लाइन चेंज होगी। जब लाइन चेंज होगी तो ऑब्वियसली बात है, जब इमेज लोगे इस पॉइंट का उस लाइन में तो इमेज हर बार चेंज होती जाएगी, और जब इमेज हर बार चेंज होती जाएगी तो इमेज इन अ वे विल मूव। क्योंकि एक पॉइंट हो गया, फिर अगला पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा, फिर कोई और पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एज अ वेरिएबल लाइन, एज दिस लाइन वेरीज, जैसे जैसे ये लाइन वेरी करती है तो इमेज भी वेरी करती जाती है। जब इमेज वेरी करती जाती है तो इट विल मूव ऑन अ पाथ एंड दैट पाथ विल बी द लोकस। हमें उसी की इक्वेशन बतानी है, हमें उसी की इक्वेशन बतानी है। ठीक है, हाँ सर, यह बात क्लियर है। अब इसमें क्या किया जाए, देखो यहां पर अगर तुम्हें गौर से देखो तो तुम्हें एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अगर तुम्हारे पास ऑब्जर्वेशन है थोड़ी सी, विच यू शुड डेफिनेटली हैव इफ यू वांट टू क्लियर आईआईटी जेईई एडवांस, देन कुछ बता सकते हो इसमें क्या कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो। सर ऑब्जर्व हम ये कर सकते हैं कि ए एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीपी डैश। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीपी डैश का। देख के देखो, सोचो। हाँ सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है, क्लास में बताई थी क्या खासियत होती है, कि अगर उसको यहां और यहां मिला दो दोनों पॉइंट से तो यह दूरियां बराबर होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी डैश ए। बिल्कुल सर, पी ए बराबर पी डैश ए, पी ए बराबर पी डैश ए। ठीक है भाई। हाँ, तो पी ए कितना आएगा सर, इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पीपी डैश। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पीपी डैश का। देख के देखो, सोचो। हाँ सर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की खासियत होती है, क्लास में बताई थी क्या खासियत होती है, कि अगर उसको यहां और यहां मिला दो दोनों पॉइंट से तो यह दूरियां बराबर होती हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी डैश ए। बिल्कुल सर, पी ए बराबर पी डैश ए, पी ए बराबर पी डैश ए। ठीक है भाई। हाँ, तो पी ए कितना आएगा सर, पी ए आएगा 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, इसका रूट, एंड दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर। ये आ गया भाई। अब दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर दो, तो h - 1 का स्क्वायर प्लस k - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना 1, और ये कितना हो जाएगा 1, एंड दैट बिकम्स 2। तो क्या आ गया सर, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 √2 का स्क्वायर। ये आ गया लोकस, ये आ गया लोकस पी का। तो मुझे बताओ ये क्या बन गया सर, ये एक सर्कल बन गया है ना, ये एक सर्कल बन गया, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज अ सर्कल। इसका सेंटर क्या होता है, सेंटर्ड एट h, k एंड रेडियस r, रेडियस इज इक्वल टू r, रेडियस r हो जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर्कल ऑफ
radius √2, circle of radius √2, that will be the locus, that will be the locus of this point. क्लियर हुआ? बोलो भाई, क्या यह बात समझ में आई? हाँ सर, यह बात तो क्लियर हो गई। अब जरा ये देखो, कंसिडर, यहां लिखा है कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइंस दिस एंड दिस, कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइंस, कंसिडर द फैमिली ऑफ लाइंस x माइनस दिस, ये सब लिखा है, दो फैमिलीज लिख रखी हैं। इफ द लाइंस ऑफ दीज टू फैमिलीज आर एट राइट एंगल टू ईच अदर देन फाइंड द लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब जरा समझना, यहां एक फैमिली ऑफ लाइंस है ना, एक फैमिली ऑफ लाइंस है, और यहां पर एक दूसरी फैमिली ऑफ लाइंस है, एक दूसरी फैमिली ऑफ लाइंस है। अब वो कह रहा है हमें, अगर मान लो यहां पे बहुत सारे मेंबर्स होंगे, बिल्कुल होंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे। अब यहां से मान लो हमने एक मेंबर बनाया, अब हो सकता है यहां पर भी एक ऐसा मेंबर बन जाए, यहां पर भी हमें एक ऐसा मेंबर मिल जाए जो इसके क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो ऐसे जितने भी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं, जहां वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं, उन सभी मेंबर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस हमें फाइंड करना है। जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूं, फिर से सुनना। यहां पर मान लो एक लाइन यह है भाई, ठीक है, और एक लाइन यहां से यह पास हो रही है, ये पहली फैमिली, ये दूसरी फैमिली, और हमें क्या करना है, हमें उन सब लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, दोनों फैमिलीज के, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी इस फैमिली में यू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस है, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। अब इसकी कुछ लाइंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको करना क्या है, इन सब दो जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, यह पॉइंट है मान लो P, यह है H कॉमा K, यह पॉइंट क्या है, H कॉमा K है। ठीक है, अब दो जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है। इस लाइंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी इस फैमिली में यू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस है, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। अब इसकी कुछ लाइंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको करना क्या है, इन सब दो जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस के, और एक लाइन यहां से यह पास हो रही है, ये पहली फैमिली, ये दूसरी फैमिली, और हमें क्या करना है, हमें उन सब लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस निकालना है, दोनों फैमिलीज के, जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। यानी इस फैमिली में यू हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, बहुत सारी लाइंस है, इसमें बहुत सारी लाइंस हैं। अब इसकी कुछ लाइंस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो आपको करना क्या है, इन सब दो जो परपेंडिकुलर लाइंस है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का लोकस बताना है, इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस बताना है। ठीक है, यह पॉइंट है मान लो P, यह है H कॉमा K, यह पॉइंट क्या है, H कॉमा K है। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। तो यहां पर यह समझ में आ गया, यह पहली फैमिली है, फैमिली फर्स्ट, ये F1 है, ये फर्स्ट फैमिली है F1, ये F1 फैमिली है x माइनस वाई माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का पी वाई बता सकते हो, इन दोनों का पी वाई बताना जल्दी से, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट क्या है, और ये है दूसरी फैमिली। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? क्योंकि अब देखो, ये पॉइंट लोकस कैसे जनरेट करेगा, पॉइंट चलेगा कैसे, लाइन बदलेगी, यहां भी लाइन बदलेगी, लाइन बदलेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदलेगा, तो पी अपने पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, हटेगा, चेंज होगा। ठीक है, तो पहली पॉइंट, पहले का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहे हैं बच्चे, वो है 1 कॉमा माइनस 5, 1 कॉमा माइनस, क्योंकि ठीक। तो यहां पर ये समझ में आ गया, ये पहली फैमिली है, फैमिली फर्स्ट, ये F1 है, ये फर्स्ट फैमिली है F1, ये F1 फैमिली है x माइनस वाई माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों का पी वाई बता सकते हो, इन दोनों का पी वाई बताना जल्दी से, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट क्या है, और ये है दूसरी फैमिली। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है क्वेश्चन? क्योंकि अब देखो, ये पॉइंट लोकस कैसे जनरेट करेगा, पॉइंट चलेगा कैसे, लाइन बदलेगी, यहां भी लाइन बदलेगी, लाइन बदलेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बदलेगा, तो पी अपने पॉइंट से एक जगह से दूसरी जगह चलेगा, हटेगा, चेंज होगा। ठीक है, तो पहली पॉइंट, पहले का जो इंटरसेक्शन पॉइंट बता रहे हैं बच्चे, वो है 1 कॉमा माइनस 5, 1 कॉमा माइनस 5, जो कि सही भी लग रहा है बिल्कुल। दूसरे का बताओ भाई, दूसरे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, x प्लस 2y माइनस 4। और एक चीज और बताऊं, जिन लोगों का अभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में आलस आ रहा है, बेटा ये आलस आईआईटी में भी रहेगा, जेईई मेंस में भी रहेगा, जाएगा नहीं, वहां भी ये आलस बना रहेगा, मान के चलना, वहां भी तुम्हें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में जोर आएगा। अभी जितने पैरासाइट लोग हैं जो दूसरे पर रिलाई कर रहे हैं, चल भाई फलाने ने सॉल्व करके दे दिया, हमने देख लिया, स्क्रीन पर जा रहा, देख लिया हमने, बेटा ये जो
काम चोरी है, जो ये आलस है ना, ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये वहां भी दिखाई देगा, उस दिन भी। अभी तुझे महसूस नहीं हो रहा, मेंस के दिन जब एग्जाम में लैप अपने कंप्यूटर के सामने बैठोगे ना, और वहां स्लोप निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आएगा, वहां यही जोर जो अभी आ रहा है वहां गायब नहीं होगा, उस दिन भी ये जोर आएगा। ये ध्यान रखना तुम। तो जितने सोच रहे ना बेटा, हवाबाजी में है जितने, बेटा सब निकल जाएगी, सब की सब। तो यह पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी, 2, 1, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बी एंड दैट इज 1, -5, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ए एंड दैट इज 2, 1, 2, 1 इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब बताओ लोकस कैसे फाइंड करें? सर अब तो बहुत आसान हो गया लोकस फाइंड करना, इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट टू फाइंड द लोकस। लोकस कैसे फाइंड करेंगे? सर लोकस फाइंड करेंगे के -1, क्या करना चाहिए? तो स्लोप ऑफ एपी इंटू स्लोप ऑफ बीपी बराबर -1, यानी कि इसका स्लोप कितना आएगा सर? k+5 अपॉन h-1 इंटू k-1 अपॉन अपॉन कितना? h-2 बराबर -1। तो द फाइनल लोकस कम्स आउट टू बी x प्लस क्या आ जाएगा सर? k h-1 h-2 प्लस k-1 और k+5, k+5 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x-1 इंटू x-2 प्लस y-1 इंटू y-5 y+5 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड लोकस। ये आ गया लोकस का इक्वेशन। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो थोड़ा पढ़े हैं पहले से, उन्हें समझ में आ गया डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल है, और वो होना भी चाहिए। ये डायमेट्रिक एंड्स बनने चाहिए सर्कल के, यानी पी कहां मूव करेगा? एक सर्कल के ऊपर मूव करेगा, जिसके डायमेट्रिक एंड्स क्या होंगे? ये होंगे, इट विल मूव ऑन अ सर्कल विद डायमेट्रिक एंड्स ए एंड बी। क्लियर है बात? हाँ सर, यह है बात, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं।
क्लियर है बात? हाँ सर, यह बात क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। Let us see one more problem. This is another problem. Find the equation of straight lines passing through -2 comma -7 having an intercept of having an intercept of length 3 between the straight lines this and this। यानी कि अच्छा, आपने इस क्वेश्चन से जो भी हमने किया, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने डेफिनेटली ये सीखा होगा कई बार फैमिली ऑफ लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करके आगे प्रोसीड करना आसान होता है एज कंपेयर टू मूविंग विद फैमिली ऑफ लाइंस। तो यहां इन प्रॉब्लम से यह सीखने को मिलता है। जैसे यहां पर भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, इसके पहले वाले में भी आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। तो आपने देखा कई बार फैमिली ऑफ लाइंस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल कर आगे बढ़ना आसान होता है। इट मेक्स द लाइफ ईजियर। ठीक है भाई। अब जरा यह सवाल जिस पर हम बात कर रहे थे अभी, इट वॉज दिस। हाँ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू -2 comma -7 having what? Having an intercept of length 3 between the straight lines। इन दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में उसका इंटरसेप्ट 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। अब इसको करने के वैसे तो दो तरीके हैं, एक तो है थोड़ा लेंदी तरीका और एक है छोटा तरीका। तो क्या मैं सिर्फ छोटा तरीका बता दूं, लेंदी तरीका रहने दूं? बताओ। देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग दिस प्रॉब्लम। वन इज अ शॉर्टर वे, वेरी शॉर्ट वे, मतलब नॉट सो शॉर्ट बट स्टिल कंपेरेटिवली काफी शॉर्ट होगा, और एक है थोड़ा लेंदी तरीका। तो शुड आई टेल बोथ और शुड आई टेल यू द स्मार्टेस्ट वन? बोलो भाई। ठीक है, हाँ बोलो भाई। बोथ? बोथ देखकर क्या करोगे? हम्म, तो जरा देखो, यहां पर -2 comma -7 एक पॉइंट है। -2 comma -7 विल बी समवेयर हियर, बहुत नीचे को एक पॉइंट होगा। अब हमें वहां से हमने एक लाइन बनाई, -2 comma -7 से, -2 comma -7 से एक लाइन बनाई, और वह इन लाइंस को इस तरह से कट करे कि उसका इंटरसेप्ट बिटवीन द लाइंस, ये इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब हो गया वो हिस्सा जो इनके बीच में कटा, इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन। जब बोला जाए इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन, तो इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? कटा हुआ हिस्सा, जहां काटे। तो इंटरसेप्ट बिटवीन का मतलब कटा हुआ हिस्सा बिटवीन द लाइंस। जब बोला जाए एक्स, जब किसी के लिए ऐसा बोला जाए इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इसका मतलब समझ जाए इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द लाइन बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब लाइन का वो हिस्सा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में कट गया, जो रह गया, वो वाला हिस्सा। ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब जहां वो एक्स एक्सिस काटती है, वाई एक्सिस को काटती है, वो वाई इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है। तो यहां इस केस में, यहां इस केस में ध्यान से सुनिएगा, यहां इस केस में जरा ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि यह जो लेंथ है, हैविंग एन इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 3, ये लेंथ है 3। हम पॉइंट ले लेते हैं -2 comma -7। ठीक है। और मुझे ये लेंथ 3 दे रखा है। सपोज ये पॉइंट है ए और यह पॉइंट है बी, एंड लेट मी अज्यूम दिस पॉइंट टू बी पी। ठीक है। तो अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब जरा देखो, ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर कौन है? सर ओरिजिन से ज्यादा दूरी पर है ये है। क्यों? 12/5 इसका दूरी है ओरिजिन से, इसका दूरी है 3/5। तो ये दूर वाली लाइन होगी 4x + 3y = 12। लाइन्स पैरेलल है इसलिए मैंने पैरेलल बनाई ही है। और दूसरा है 4x + 3y = 3, ये दूसरी लाइन है। बोथ ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल। अब क्या करते हैं हम, पी ए या पी बी जिसे भी कह लो, इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन कैसे लिखें? x + 2 y + 7। मुझे क्या करना है? मुझे इसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है, गुलाबी वाली लाइन की, अपॉन cos थीटा और अपॉन sin थीटा। बराबर कितना रख दूं? बराबर रख लेता हूं r1 और एक r2। अब r1 और r2 क्या बलाए हैं? मैं मान लेता हूं यह जो दूरी है, यह जो दूरी है, यह है r1, और यह जो दूरी है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वह है r2, यह r2 है। समझ गए? यानी r1 क्या हुआ? pa वाला जो दूरी है वो r1 और pb वाली जो दूरी है वो r2 है। ठीक है। हाँ सर, ये बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? हाँ, बात क्लियर हो गई भाई? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है। हाँ, क्या ये बात क्लियर हो गई यहां तक? हाँ सर, यह बात क्लियर हो गई, यह बात क्लियर हो गई। इज दिस क्लियर? बिल्कुल सर, ये क्लियर हुआ। अब जरा आराम से देखिएगा कि हम ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं -2 + r1 cos थीटा और -7 + r1 sin थीटा। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं? सर बी के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं -7 + r1 r2 cos थीटा और -2 + r2, -2 + r2 और -7 + r2 sin थीटा, ये लिख सकते हैं। हाँ सर, ये लिख सकते हैं। अब यह है ए किस पर लाई करता है? सर यह लाई करता है 4x 4 × -2 + r1 cos थीटा
और +3 -7 प्लस R1 साइन थीटा बराबर कितना 3 के। तो ये आ गया -8 -29 प्लस R1 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 3। तो यहां से R1 की वैल्यू क्या आ गई सर, ये इधर आ जाएगा, क्या इधर चला जाएगा 32/4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, ये हो जाएगा। हाँ सर, ये R1 आ गया, ये है आ गया R1। ठीक है, ये क्लियर है। ठीक, अब दूसरा ये जो B है ये कहां लाई करेगा, ये है B लाई करेगा 4 इंटू -2 प्लस R2 कॉस थीटा और फिर +3 इंटू कितना -7 प्लस R2 साइन थीटा और प्लस प्लस कितना इज इक्वल टू 12, इज इक्वल टू 12। तो इधर से आया माइनस का 8 -29 फिर से, और फिर R2 के साथ में वही आया 4 कॉस प्लस 3 साइन बराबर 12। तो यहां से R2 की वैल्यू कितनी आ गई सर, R2 की वैल्यू आ गई ये उधर गया 41 आएगा, 41 अपॉन, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 41 अपॉन 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा प्लस 3 साइन थीटा, यही आएगा 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा। क्लियर है बात। हाँ सर, अब जरा गौर से देखिए, अब जरा गौर से देखिए, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस 3 है। हाँ, R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस 3 है। जरा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, R2 माइनस R1 का मॉड्यूलस 3 है, माइनस करके। हाँ, माइनस करके, क्यों माइनस करके भाई, हमें पता नहीं कि R1 R2 दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो R2 माइनस R1 बराबर 3 रख देता, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव हुए, क्योंकि लाइन हो सकता है नीचे भी बन सकती है, तो R2 माइनस R1 उस केस में नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए क्या लगाना पड़ेगा मॉड। इसलिए कई लोग अभी जो लिख रहे थे, मेरा भाई एक लिख रहा था R2 को R1 प्लस 3 नहीं लिख सकते, एक वेरिएबल कम हो जाता। बात समझ में बेटा, क्यों नहीं लिख सकते, अब क्लियर हो गया। हाँ, बात समझ में आई, क्यों नहीं लिख सकते, बात क्लियर हो गई। एक कह रहा हाउ R1 R2 इक्वल इन फर्स्ट लाइन। बेटा अगर पैरामेट्रिक फॉर्म तुमने ढंग से पढ़ी हो तो मुझे अगर R1 की दूरी पर इससे एक पॉइंट चाहिए तो उसको R1 के बराबर रखते हैं, और R2 से R2 की दूरी पर एक पॉइंट चाहिए तो उसे बराबर R2 रखते हैं। इसलिए एक बार हमने R1 रखा और एक बार R2 रखा। बात क्लियर हो गई। एक बार R1 रखा और एक बार R2 रखा। तो सर ये आ गया 41 अपॉन 4 कॉस प्लस 3 साइन थीटा माइनस 32 इज इक्वल टू 3। ये बच गया 9, ये हो गया 9। तो 3 या फिर ऐसे कहते हैं 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 कॉस प्लस 3 साइन थीटा। तो अपने पास आ गया 4 कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 9, बराबर कितना 9। हमने स्क्वायरिंग कर दिया, हमने क्या कर दिया स्क्वायरिंग। नहीं, स्क्वायरिंग करके क्या फायदा होगा यार, लेकिन साइन कॉस में बदल जाएगा, tan नहीं आएगा। स्क्वायरिंग करना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायरिंग करेंगे तो फंसेंगे, और तो ज़्यादा अच्छा है 4 कॉस प्लस 3 साइन बराबर 3, या फिर 4 कॉस प्लस 3 साइन बराबर -3। यही आएगा बाबू। हाँ सर, यही आएगा। तो अब कैसे सॉल्व करें सर, 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसमें SBS कर देते हैं, SBS 16 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। SBS किया, वी आर रेडी टू हैव सम, we are ready to have some what, we are ready to have, we are ready to have some what, we are ready to have some extraneous roots, we are ready to have some extraneous roots। is this clear? इसको उठा के इधर ले आओ, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा कॉमन, अंदर क्या बच गया सर, ये बच गया 16 इंटू 1 प्लस साइन थीटा माइनस 9 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये बचेगा भाई बराबर 0। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो यहां से आ गया साइन थीटा बराबर 1, और यह आ गया 16 में से 9 गया 7, प्लस का 16 और प्लस का 9 25 साइन थीटा बराबर 0। तो यहां से आगे साइन थीटा की वैल्यू -7/25, -7/25, और यहां से थीटा आ गया 90 डिग्री π/2। अच्छा इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये कितना आया सर, 4 कॉस इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करके करता वो तो तब भी आता, बट दैट वुड हैव मेड माई लाइफ स्टिल टफ, स्टिल टफ। ठीक है, हाँ, क्योंकि फिर वो बाय 5 आता, फिर वो अल्फा लिखना पड़ता मुझको, उस एंगल का मुझे पता नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि इसमें एक्सट्रेनियस रूट आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है एक्सट्रेनियस रूट, ये है सर, ये रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हो गया, जरा सोच के बताना, ये रिजेक्ट हमने क्यों किया, वाई हैव वी रिजेक्टेड दिस सर? ये आ गया 4 कॉस थीटा
तो ये हो गया 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सर यहां भी वही आएगा, ऑब्वियसली बात है, सेम टू सेम आएगा, यानी यहां से भी, यहां से सॉल्व करके भी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, जरा देखना यार मैंने सही लिखा है सर, -3 नहीं सर, यहां चेंज हो जाएगा, प्लस और यहां माइनस आएगा, -3 माइनस साइन थीटा, -3 साइन थीटा, तो जब लेंगे तो प्लस आ जाएगा यहां पर, तो अलग आंसर आएगा, सेम नहीं आएगा यार। हाँ तो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन, और यहां बच गया 16 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और -9 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 0, बराबर 0, ये आ गया। बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल सही, तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और दूसरी हो गया क्यों, 5 थीटा आ गया 90 डिग्री, π/2। अच्छा इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ये कितना आया सर, 4 cos इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस साइन। अगर मैं इसे 25 से डिवाइड करके करता वो तो तब भी आता, बट दैट वुड हैव मेड माय लाइफ स्टिल टफ, स्टिल टफ, ठीक है। हाँ क्योंकि फिर वो बाय 5 आता, फिर वो अल्फा लिखना पड़ता मुझको, उस एंगल का मुझे पता नहीं होता। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि इसमें एक्सट्रेनियस रूट आपको दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख रहा है एक्सट्रेनियस रूट, ये है सर, ये रिजेक्ट हो गया। ये रिजेक्ट क्यों हो गया, जरा सोच के बताना, ये रिजेक्ट हमने क्यों किया, वाई हैव वी रिजेक्टेड दिस? सर ये आ गया 4 cos थीटा, तो ये हो गया 16 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो सर यहां भी वही आएगा, ऑब्वियसली बात है, सेम टू सेम आएगा, यानी यहां से भी, यहां से सॉल्व करके भी साइन थीटा बराबर कितना आ गया, यहां से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, जरा देखना यार मैंने सही लिखा है सर, -3 नहीं सर, यहां चेंज हो जाएगा, प्लस और यहां माइनस आएगा, -3 माइनस साइन थीटा, -3 साइन थीटा, तो जब लेंगे तो प्लस आ जाएगा यहां पर, तो अलग आंसर आएगा, सेम नहीं आएगा यार। हाँ तो 1 प्लस साइन थीटा कॉमन, और यहां बच गया 16 इंटू 1 माइनस साइन थीटा, और -9 इंटू 1 प्लस साइन थीटा बराबर 0, बराबर 0, ये आ गया। बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल सही, तो वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। हाँ तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और दूसरी आ गई 16 माइनस 9 7 -25 साइन थीटा, तो यहां से साइन थीटा आ गया 7/25, 7/25, ये रिजेक्ट हो गया भाई, ये क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, यानी साइन थीटा कितना आ गया, 7/25, तो साइन थीटा आ गया 7/25, या फिर साइन थीटा आ गया 1, तो यहां से टैन थीटा कितना हो जाएगा, सर टैन थीटा हो जाएगा, अगर यहां से देखा जाए तो थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, तो नहीं कितना 90 डिग्री, तो सर ये जाएगा इन्फिनिटी की तरफ, और ये कितना होगा, है ना, बल्कि यूं कहूंगे नॉट डिफाइंड होगा ज्यादा अच्छा, 7/25 में सर ये परपेंडिकुलर 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 625 -49 576, 26 आता है शायद, 26 26 576 24 होता है, 24 जरा चेक करना यार, 24 आता है ना टैन थीटा, हाँ टैन थीटा जरा देखना, हाँ सर यही आता है। अब मुझे लाइन की अगर इक्वेशन निकालनी है, मुझे यही तो लाइन चाहिए थी, आई वांटेड दिस लाइन, पी ए पी बी, तो कैसे निकालूं सर, पी ए की इक्वेशन होगी y -2 -7 से पास हो रही थी, x + 2, एक बार तो रख देंगे 7/24, 7/24 ही आ रहा है, हाँ, और दूसरी बार रखेंगे y + 7 इज इक्वल टू, सोचो नॉट डिफाइंड कब होगा, अगर मैं तुमसे बात करूं नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी, देखो दो तरीके सोच सकते हैं, या तो नॉट डिफाइंड सोच लो या इन्फिनिटी सोच लो। यहां पर असल में हम ये कहते हैं जब थीटा 90 की तरफ बढ़ता है तो स्लोप बढ़ता है इन्फिनिटी की तरफ, तो जब थीटा 90 की तरफ बढ़ेगा तो स्लोप बनेगा इनफाइनाइट की तरफ, स्लोप विल टेंड टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैं यहां इन्फिनिटी रख दूं x + 2, तो लाइन पता क्या आ गई, x + 2 बराबर 0, x + 2 बराबर 0, या फिर अगर ऐसे सोचना है तो 90 डिग्री पर है, यानी वो लाइन वर्टिकल है, और वर्टिकल है तो सर वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, तो उसका x जो वैल्यू होगा, जो लाइन होगी हमारी, वो x = -2 आ जाएगी, x = -2 लाइन आ जाएगी, ऐसे सोच सकते हैं, दोनों तरीके सोच सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी ऐसी एक नहीं बल्कि कितनी लाइंस होंगी, 2 लाइंस होंगी, ऐसी 2 लाइंस बनेंगी, यानी कि यू विल हैव वन लाइन एज दिस, वर्टिकली बिल्कुल पास हो रही होगी, और एक लाइन ऐसे बनेगी नीचे की तरफ, ऐसे कुछ बनेगी, ठीक है। हाँ लेकिन यार अभी एक मिनट देखो, अभी हमसे एक एक गड़बड़ अभी और भी हुई है, वो क्या सर, हमने साइन थीटा 7/25 निकाल लिया, कॉस थीटा भी तो निकालो, उससे तो क्वाड्रेंट पता चलेगी। हाँ सर क्वाड्रेंट, कॉस थीटा कितना आएगा जल्दी से बताओ,
हाँ सही कह रहे हो सर आप। कॉस थीटा कितना होगा सर? कॉस थीटा, ये आगे 7/25 यहां रख दो सर। कॉस थीटा आ जाएगा, कॉस थीटा कितना आ जाएगा जरा बताना यार। सर ये आ जाएगा -3 -21, 75, 75 आया और 21, 75 और 21 96, -24/25। तो बेटा जी tan थीटा जो आएगा ना वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा बाबूजी, तो इसलिए ये माइनस आएगा बेटा, है ना? समझ गए बाबू? हाँ सर आप समझ गए। ठीक है, तो cos थीटा की वैल्यू असल में, क्योंकि sin थीटा पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव होगा ही, tan थीटा की वैल्यू, समझे बाबू? तो माइनस दिस, तो यहां ये माइनस के साथ ऐसा आएगा। दो आंसर आएंगे। माइनस का 25/24/25 आता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? क्या यह समझ में आ गया? हाँ सर यह क्लियर हो गया, यह क्लियर हो गया। अब इसको करने का दूसरा तरीका, तो दिस वाज मेथड 1, दिस वाज मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2 पर। मेथड 2 विच विल बी रिलेटिवली शॉर्टर एज कंपेयर टू दिस। तो जरा देखें मेथड 2। लेट अस डू इट बाय अनदर मेथड। ठीक है, ये था 4x - 3y, 4x - 3y इक्वल टू 3, 4x + 3y इक्वल टू 3, और ये पॉइंट था -2, -7। अगर मैं आपसे इन दोनों लाइंस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछूं तो वो कितना आएगा? व्हाट विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस? डी कितना होएगा? डी, डी बता सकते हो सर? डी होएगा